रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनिस और आज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फुरकान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में रिप्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही मशहूर हैं। तो आज ये हमें जानवरों में प्लेसेंटा के हवाले से बताएंगे कि उसकी क्या अलामात होती हैं और उसको किस तरह हमने रिजॉल्व करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले अपना मैं तारुफ कराऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान और मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस में आपने मुझे देखा होगा। ज़्यादातर काम मेरा रिप्रोडक्शन के ऊपर है और डेयरी फार्मर्स की मैं आगाही करता रहता हूँ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। तो आज वैसे मैं आया था डॉक्टर साहब का फार्म विज़िट करने और आए ही हैं तो और केस मिल गया आगे। और अक्सर ऐसे ही होता है कि जब हम जाते हैं तो कोई ना कोई केस मिल जाता है। तो आज का केस जब मैं आया तो यहाँ रिटेंशन का एक केस था और डॉक्टर साहब इसके लिए एक रिमूव करने का इसको प्रोटोकॉल जो है वो देने लगे थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो हो जाए और वीडियो में बता दिया जाए कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या जेर का फंस जाना ये होता क्यों है और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए अगर ये हो जाए और किस तरह से इसको रोका जा सकता है कि आपके फार्म पर ये ना आए। तो सबसे पहले रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या जेर का फंस जाना, इसका मतलब ये है कि अगर काविंग के बाद एनिमल नॉर्मल तरीके से अपनी जेर ना फेंके तो उसको हम इसकी रिटेंशन तस्वुर कर लेते हैं। तो इसकी ख़ास टाइमिंग है, ये तकरीबन कोई 12 घंटे तक हम वेट करते हैं। इस तरह डॉक्टर साहब जी सर, 12 से 24। 12 से 24 घंटे तक हम इसका वेट करते हैं कि अगर तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाए तो हम एनिमल को किसी किस्म का जो है वो फिज़िकली हम इसके अंदर कोई फर्दर हम फिज़िकली हम इसको किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं करते। लेकिन हम करते ये हैं कि अगर कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम काविंग के बाद कुछ ऐसे इंजेक्शंस लगा देते हैं जिससे ये होता है कि एनिमल नॉर्मल तरीके से प्लेसेंटा जो है वो अपनी निकाल देता है। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स ये होती क्यों है। अगर आप काविंग को देखें तो काविंग में जब एनिमल काव करता है तो उसके बच्चे के साथ उसके बाद उसकी जेर निकलनी होती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर उनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सेलेनियम है, विटामिन ई है और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो अगर, तो उससे क्या होता है कि जो रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स है या जेर का फंस जाना है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर तो आपका एनिमल कैल्शियम में डेफिशिएंट है, अगर उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मैंने आपको बताया विटामिन ई और सेलेनियम की डेफिशिएंसी है, या फिर आपके एनिमल में एनर्जी की डेफिशिएंसी है, तो आपके एनिमल में रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपके एनिमल में डिस्ट्रोफिया हुआ है, बच्चा फंस गया है, तो रिटेंशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आप काविंग ईज वाला बुल सेलेक्ट करें, ऐसे बुल यूज़ करें जिनके बच्चे आसानी से आ जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पे हीफर्स के अंदर, तो आपको रिटेंशन के चांसेस जो हैं वो कम मिलेंगे एनिमल्स में। इसी तरह अगर आप जानवर के बच्चा देने से पहले प्रॉपर डी कैट यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं डाइटरी कैटाइन एनाइन डिफरेंस, उसमें हम क्या करते हैं कि डी कैट फीडिंग करते हैं तो एनिमल का जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन रहता है। वो आप करेंगे तो जेर फंसने के चांसेस कम से कम होंगे। इस तरीके आप अगर एनिमल को बच्चा देने से पहले विटामिन A D3 ई सैलिवेट का तकरीबन 15 दिन पहले अगर शॉट एक दे देते हैं, तो उन एनिमल्स में भी क्या हुआ है कि आगे जेर रुकने के जो मौके हैं वो कम मिले हैं। इसी तरीके अगर एनिमल को प्रॉपर एनर्जी मिले, आप उसको 15-20 दिन पहले जब आप क्लोजअप में डालते हैं उस वक्त बाईपास फैट का इस्तेमाल करें, एनर्जी सप्लीमेंट ग्लाइकोलिन, सुगा प्रो, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, तो उससे भी रिटेंशन के चांसेस कम होते हैं। तो ये तो इन तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, आप रिटेंशन को रोक सकते हैं और इसकी जो वजूहात हैं उनको भी रोकथाम कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रिटेंशन का केस आ जाए तो फिर आपने इसको किस तरह प्रोसीड करना है। सबसे पहले तो आप इस तरह से तसव्वुर करें कि आपके पास जो जानवर बच्चा दे रहा है हो सकता है कि उसको रिटेंशन हो जाए। तो जैसे ही जानवर बच्चा दे तो उसको आपने क्या करना है कि एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का और एक इंजेक्शन PGF2 अल्फ़ा जिसमें साइक्लोमेट या डेल्माजीन आता है वो आप काविंग के बाद लगा दें। और इसके अलावा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ओरल कर सकते हैं तो प्रो कैल्सिवेट वगैरह पिला सकते हैं, या सब काट मिलफॉन C की ड्रिप या किसी कैल्शियम की ड्रिप आप लगा देंगे
तो उस एनिमल में एकदम कैल्शियम का लेवल ऊपर हो जाएगा, तो उससे जेर निकलने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, जानवर नॉर्मल तरीके से जेर फेंक देगा। लेकिन फिर भी ये सारा कुछ करने के बाद कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेर रुक जाती है। होता ये है कि इनके अंदर जो जेर होती है उनके दो हिस्से एक किस्म के समझ लें कि उनकी लॉकिंग हो जाती है। एक पार्ट होता है माँ का, जिसे हम मैटरनल जो है कहते हैं करंकल्स, और फीटल कॉटिलिडन्स, इन दोनों की आपस में लॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग, जिसकी वजह से वो लॉक जो है वो खुल नहीं सकता, जिसकी वजह से जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकता। तो जब जानवर अगर आपका 24 घंटे बाद 12 से 24 घंटे बाद अगर जेर ना फेंके तो हम उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन। अब अगर ऐसा हो जाए तो अब ये आपके पास एक एनिमल है जिसकी जेर आप देख रहे हैं इस तरह से लटकी हुई है, लेकिन कंप्लीट पूरे तरीके से ये जेर निकली नहीं है। तो इसको अब आपके पास दो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में ये सोचा जाता है। एक तो ये कहते हैं कि जिस तरह से ये जेर रुकी हुई है, जहां रुकी हुई है इसको यहाँ से पकड़ के कैंची लेके जहां जितना दूर अंदर तक काट सकते हैं इसको वहीं कट कर दें। कट करने के बाद जो हिस्सा इसका लटक रहा है उसको फेंक दें। जितनी जेर अंदर रह गई कोई इशू नहीं, जानवर को इंट्रायूट्राइन एंटीबायोटिक्स रखें और साथ में इसको आप पेरेंट्रल एंटीबायोटिक लगाएं, यानी इंट्रामस्कुलर, और एनसेड वगैरह जैसे कि लॉक्सन कीटोजेक्ट है वो भी लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जानवर में इन्फेक्शन तो बनेगा लेकिन खुद ब खुद ट्रीट होके एनिमल की जो जेर है वो गल सड़ के बाहर निकल आएगी, जिस तरह से मैला निकलता है। ये स्कूल ऑफ थॉट वो लोग पेश करते हैं जो जिनको केसेस इस तरह के मिले हैं, उन्होंने प्लेसेंटा रिमूव करवाई, तो रिमूव करवाने से जानवर उल्टा बचने के जानवर मर गया उनका। अब जानवर मरता क्यों है जब आप जेर निकालते हैं? कुछ लोग ये करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा का लॉक लगा होता है, तो लोग क्या करते हैं कि जब जो टेक्निकल नहीं होता बंदा वो प्लेसेंटा को खींचता है, जब वो खींचता है तो रप्चर करता है, फाड़ देता है प्लेसेंटा को। जब वो प्लेसेंटा को फाड़ता है तो बच्चेदानी के पार्ट भी रप्चर होते हैं। जब वो रप्चर होते हैं तो इन्फेक्शन जानवर का वैसे डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि ये देखें अब ये लटकी हुई है, साथ मट्टी और इन्फेक्शन सारा अंदर जा रहा है इसके। तो जानवर को सेप्टिक मेट्राइटिस हो जाती है जो कि एक जानलेवा बीमारी है, बच्चेदानी की एक सोजिश है। इसमें जानवर का खाना पीना कम हो जाता है, बुखार होता है और जानवर जो है वो इसमें मर भी सकता है। तो इसीलिए जो पहली स्कूल ऑफ थॉट है इसमें लोग कहते हैं कि भाई आप क्या करें, जेर को बस वहीं कट कर दें और एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट दें, गल सड़ के खुद ही निकल आएगी, चलो जानवर तो बच जाएगा। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जितनी आपसे रिमूव होती है उसको निकाल लें, लेकिन निकालते वक्त उसको खींचे नहीं। अगर कोई टेक्निकल पर्सन होगा वो क्या करेगा कि इसके लॉक्स को खोलेगा, एक एक करके खोलेगा, जितने खुल गए उतने खोल के उतने रिमूव कर देगा। बाकी कुछ अगर रह जाती है तो उसको रहने दें, वो एंटीबायोटिक्स ट्रीट करेंगे तो एनिमल रिकवर हो जाएगा। तो अगर तो आपके पास ऐसे टेक्निकल लोग मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी आप ये करके दिखाएंगे, ये एक एक लॉक ओपन करेंगे इसको, तो ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप इसको करवा लें रिमूव। अगर नहीं मौजूद तो वहीं पे कट करके एंटीबायोटिक्स और बाकी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो अभी क्योंकि डॉक्टर साहब स्किल्ड हैं और ये प्लेसेंटा रिमूव कर चुके हैं सैकड़ों जानवरों की, तो ये इस वक्त आपको ये प्लेसेंटा जितनी रिमूव होती है वो रिमूव करके दिखाएंगे। फर्दर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे ये डॉक्टर साहब आपसे शेयर करेंगे। जी डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि जानवर का जो ट्रीटमेंट है वो काविंग के फ़ौरन ही शुरू करें। तो मैं भी इनकी जो बात है उसके साथ एग्री करता हूँ। जिस टाइम हमारे एनिमल की काविंग हुई है तो इसको जो है हमने मेलफोन सी सबकट लगा दी थी और ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद इसने प्लेसेंटा रिमूव नहीं की। तो कितने घंटे हो गए अभी? अब इसको हो गए 24 घंटे। कल इसने तकरीबन 5 बजे काविंग की थी, तो सुबह जब हम उठे हैं तो उस वक्त इसने प्लेसेंटा रिमूव नहीं की थी। तो फिर जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो ये है कि इस एनिमल को फिर हमने डेलमाजीन या सेक्लोमेट वो लगा दिया, इसकी वेन में लगाया, और साथ में ऑक्सीटोसिन हमने फिर रिपीट कर दिया है। तो ये हमने खुद प्रैक्टिकली करके देखा है कि जो हम ये ट्रीटमेंट देते हैं डेलमाजीन और ऑक्सीटोसिन वाला, तो इससे तकरीबन 25% या 30% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें से एनिमल प्लेसेंटा नॉर्मली खुद ही रिमूव कर देता है ये ट्रीटमेंट देने के बाद। अगर ये ट्रीटमेंट देने के बावजूद जानवर प्लेसेंटा खुद रिमूव नहीं करता तो
जब हम मैनुअली रिमूव करने के लिए हाथ अंदर डालते हैं तो उसमें से प्लेसेंटा ऑलरेडी डिअटैच होती है और हम जैसे हाथ लगाते हैं और प्लेसेंटा बाहर आ जाती है। और बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको रिमूव करना पड़ता है मैनुअली। तो अब नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, क्योंकि अब हमने इसको मेलफोन फी लगा दी थी और दूसरा जो ट्रीटमेंट था डेलमाजीन और ऑक्सीटोसिन वाला वो भी हम कर चुके हैं। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया, वो यही है कि हमने इसको अब मैनुअली रिमूव करना है। तो अब हम इसको मैनुअली रिमूव करते हैं। ये इसके ऊपर कंटेंट्स लगे हैं, इसको हमने एक सोल्यूशन बनाया है नॉर्मल फिलाइन और पायोडीन का, उससे वॉश करेंगे। हाइजीन इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसको साफ़ सुथरे तरीके से रिमूव करेंगे, आप अपने ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स के ऊपर पायोडीन लगाएंगे या जगह साफ करेंगे, उतना ज़्यादा जो है इसमें एनिमल में इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो हाइजीन का ख्याल रखना है मैनुअल रिमूवल में। जब भी आपने जेर निकालनी है तो उसको खींचना नहीं है फुल, प्यार प्यार से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना है, जितनी वो निकलती है तो वो आपने निकालनी है। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हम कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हम जस्ट जेंटल सा प्रेशर दे रहे हैं और प्लेसेंटा आ रही है, हम कोई इसमें फोर्सफुल पुल नहीं कर रहे। ये हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल की पूरी प्लेसेंटा निकल आए, लेकिन वो भी उतनी निकालेंगे जितनी आराम आराम से निकलेगी। हम कोई उसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे। और वैसे भी चाहे आप जितनी कोशिश कर लें, कभी भी पूरी प्लेसेंटा नहीं निकलती होती। उसकी वजह यह है कि उस टाइम बच्चे दानी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो बच्चा दानी के हर कोने में हमारा हाथ नहीं जा सकता इस टाइम। तो जितनी प्लेसेंटा आराम से निकली है या जो जेर थी वो आराम से निकली है वो हमने निकाल दी है। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं कि इसके अंदर हमने इसका जो है ट्रीटमेंट क्या। ये एक इंजेक्शन है, ऑक्सट्राइल है। इसके अंदर जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो 20% है, क्योंकि जानवर को हमने 10% रखनी है। मतलब कि जानवर को 10 ग्राम हमने रखना है इसका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। अगर हम ये 50 ml जानवर की बच्चेदानी में रखते हैं तो ये 10 ग्राम हो जाएगा। तो ये 50 ml जो है ऑक्सट्रा है, हम 500 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स कर लेते हैं और इसकी जो बच्चेदानी है जानवर की उसमें रखेंगे।
चला दे। ये हम ऑक्सी इसलिए रख रहे हैं कि जो ये पहले 20 दिन होते हैं काविंग के, उनमें जो है ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या जेंटामाइसिन का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मोस्टली जो है ना ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन रखने से जानवर जो हैं वो अंदर थोड़ी इरिटेशन होती है, तो जिसकी वजह से वो बार बार जोर लगाते हैं, तो इससे आपने घबराना नहीं है। इंट्रायूटेराइन मेडिकेशन के बाद हम इसको गोश्त में भी इंजेक्शन लगाएंगे। जिस तरह के ये आपने देखा इंजेक्शन फ्लू में ब्लू, ये एज ए पेन किलर या एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करेगा। मतलब कि दर्द, बुखार, सोजिश के लिए ये काम करेगा। तो ये हम इस जानवर को 3 दिन लगाएंगे। इसके बाद हम इस जानवर को साथ में लगाएंगे ऑक्स्ट्रा एल, जिसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। ये हम इस एनिमल को 50 cc लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ये भी हम 3 दिन लगाएंगे इस एनिमल को। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।